अब इन इस्लामी राजनीति की इस इतिहास को अगर ध्यान से आप देखें तो इससे क्या निहितार्थ निकलता है? इस्लामी राजनीति के इस निहितार्थ से यह निष्कर्ष निकलता है कि इस्लामी राजनीति में राज्य का नंबर एक, राज्य का दैवी सिद्धांत प्रतिपादित था। मतलब राजा अल्लाह का रूप है, मनुष्य से उसका कोई मतलब नहीं है। नंबर दो, जनता का काम केवल राजा या राज्य की आज्ञाकारिता का है। जनता केवल राज्य की आज्ञाकारिता ही करेगी। आज्ञाकारिता का मतलब यह हुआ कि जनता को न तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, न तो अपनी बात रखने की स्वतंत्रता थी, न विरोध प्रकट करने की स्वतंत्रता थी, न राजा के खिलाफ बोलने की स्वतंत्रता थी, न किसी प्रकार के क्रांति की स्वतंत्रता थी। मतलब राज्य जैसे जनता को रखे, जनता को उसी तरह रहना अल्लाह का आदेश है। यह इस्लामी राजनीति का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। तीसरा, कार्यपालिका अल्लाह की कार्यपालिका, विधायिका अल्लाह की विधायिका, न्यायपालिका अल्लाह की न्यायपालिका। मतलब जब राजा, राज्य का जो प्रधान है वह अल्लाह का दूत है, तो कार्यपालिका भी अल्लाह के आदेश से हुआ, विधायिका भी अल्लाह के आदेश से हुआ, न्यायपालिका भी अल्लाह के आदेश से हुआ। मतलब इस्लामी राजनीति में राज्य का प्रधान जो भी न्याय कर दे वह न्याय सबको मानना होगा। अगर कोई व्यक्ति न्याय नहीं मानता तो वह अल्लाह के आदेश के खिलाफ काम करता है। तीसरा, विधि का शासन जैसा कोई तत्व इस्लामी राजनीति में नहीं है। विधि के शासन के संदर्भ में इस्लाम का शासन इस्लामी राजनीति का महत्वपूर्ण पक्ष है। जो शरीयत में है, जो कुरान शरीफ में है, वही कानून को मानना पड़ेगा और उस कानून की व्याख्या करने का अधिकार भी राज्य के नेतृत्व को है, राजा को है। 4, इस्लामी राजनीति में जो गणतंत्री और लोकतंत्री परंपरा की बात की जाती है, दरअसल वह गणतंत्र नहीं है, वह लोकतंत्र नहीं है, वह इस्लामी तंत्र है, कुरान तंत्र है। और उसके रूप में उन्होंने राजा को अबाध अधिकार दिए। यद्यपि इस्लामी राजनीति में सेना का विकास हुआ, टैक्सेशन का विकास हुआ, न्यायपालिका का विकास हुआ, मस्जिदों का विकास हुआ, धर्म का, रिलीजन का, पंथ का, मजहब का विकास हुआ, टैक्सेशन का भी विकास हुआ और कल्याण करने की योजना पर भी काम किया गया। राजा कल्याणकारी भी था, लेकिन उसमें बाद में आगे चल करके राजा वंशानुगत हो गया। राजा के चुनाव जैसी परंपरा देखने को इतस्ततः मिलती है, लेकिन मुख्य रूप से राजा वंशानुगत होता गया। इसलिए इस्लामी राजनीति जो है निरंकुश राजनीतिक व्यवस्था का प्रतिपादन करता है। इस्लामिक राजनीति धार्मिक राजनीतिक व्यवस्था का प्रतिपादन करता है। इस्लामी राजनीति दैवी राजनीतिक व्यवस्था का प्रतिपादन करता है। इस प्रकार आप देखिए कि इस्लाम की राजनीतिक व्यवस्था का ये रूप है। आप चाहें तो इसको भारतीय राजनीतिक चिंतन से तुलना कर सकते हैं। जब तुलना करेंगे भारतीय राजनीति, प्राचीन भारतीय राजनीति के चिंतन से, तो आपको इस्लामिक राजनीति और वैदिक या भारतीय राजनीति में अंतर समझ में आएगा। इस प्रकार हमने इस्लाम के राजनीतिक परंपरा को आज समाप्त किया। एक और बचा, वह सिख धर्म में राजनीतिक परंपरा। वह सिख धर्म की राजनीतिक परंपरा भी हम 1-2 दिन में उसको खत्म करेंगे। सिख धर्म की राजनीतिक परंपरा खत्म होने के बाद मुझे लगता है कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में जितने भी सिलेबस में जो तत्व हैं वो सारे तत्व हमने पूरे कर दिए। आप इसको याद कर सकते हैं, आप इसको सुन सकते हैं,
सुन करके नोट्स बना सकते हैं। नोट्स बनाने के लिए अन्य किताबों का उपयोग कर सकते हैं। एक आउट रूप में, एक रेखांकन के रूप में हमने एमए प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर के प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन और मध्यकालीन राजनीतिक चिंतन की इस परंपरा को पूरा करने का प्रयास किया। अब बचा केवल सिख राजनीतिक परंपरा।